हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है, स्पेशली उत्तराखंड की असेंबली में जब से ये बिल आया है। तो उससे पहले भी अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत बार ये न्यूज़ के अंदर आया। लॉ कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उसको लेकर ये न्यूज़ में बहुत रहा है। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 के अंदर इसकी बात करी गई है। तो काफ़ी बार ये न्यूज़ के अंदर रहता है, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जहाँ पे इसका पास्ट, इसका प्रेजेंट, इसका फ्यूचर सब कुछ हम जो है डिस्कस कर देंगे फटाक से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से देखते हैं कि क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के अंदर कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है। इसे बिल की तरह टेबल करा गया है असेंबली में, और असेंबली के अंदर से अब इसे स्क्रूटनी के लिए भेजा जाएगा। और हो सकता है कि उत्तराखंड, हो सकता क्या मतलब हो ही जाएगा, उत्तराखंड पहली ऐसी स्टेट बन जाएगी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आएगी। इससे पहले गोवा के अंदर है, वो अलग स्टोरी है, वो भी हम अब देखेंगे आगे। यूनिफॉर्म ड्राफ्टिंग कमेटी, ये जो UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसको लीड कर रही थी सुप्रीम कोर्ट की जज रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, तो रंजना प्रकाश देसाई इनकी ड्राफ्टिंग कमेटी की जो है वो थी, लीड हेड थी। आपको याद रखना है, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो स्पेसिफिकली आपको ये याद रखना है, बट अदरवाइज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर? देखो क्या होगा कि अब कॉमन लॉज, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कॉमन। यूनिफॉर्म स्कूल में पहन के जाते हैं, हर एक तरह के, हर एक सबके लिए वो सेम है। कोई भी जेंडर है, कोई भी कास्ट है, कोई भी रिलीजन है, सब एक सेम यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। तो क्या होगा कि एक कॉमन लॉज हो जाएंगे जो हर एक तरह के लोगों के ऊपर, जो भी वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, वहाँ पे आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आपकी जेंडर क्या है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके लिए जो लॉज हो जाएंगे वो कॉमन हो जाएंगे। अदरवाइज क्या होता है कि हम सबके ना जो रिलीजन है उनमें पर्सनल लॉज होते हैं। हिंदू रिलीजन के कुछ अलग पर्सनल लॉज हैं, मुस्लिम इस्लाम के अंदर कुछ अलग पर्सनल लॉज हैं। तो क्या है कि एक यूनिफॉर्म लॉ लाने की कोशिश करी जाएगी जिसके अंदर, ताकि मतलब कई चीज़ें होंगी, हर एक चीज़ को नहीं करा जा सकता है। अगर वो बहुत ज़्यादा एक मैच्योरिटी लेवल आने के बाद हो सकती है चीज़, बट अभी के लिए क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट कर दिया जाएगा। हम आगे देखेंगे कैसे, और फिर एक यूनिफॉर्म रूल्स बना दिए जाएंगे, लॉज बना दिए जाएंगे जिनको आपको फॉलो करना होगा। तो की हाइलाइट्स क्या है उत्तराखंड की यूनिफॉर्म सिविल कोड की ड्राफ्ट रिपोर्ट की? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो आर्टिकल 44, सबसे पहले मैंने आपको जैसे ही मेंशन कर दिया था कि आर्टिकल 44 जो कि DPSP से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है, उसमें स्टेट किया गया है कि जो हमारी स्टेट है वो ट्राई करेगी स्टैब्लिश करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड हर एक सिटीजन, ऑल सिटीजन थ्रू आउट इंडिया के लिए। तो अब जो उत्तराखंड के अंदर है, क्या क्या हुआ है, तो वहाँ पे प्रोहिबिशन करी गई है पॉलीगैमी, मतलब एक से ज़्यादा मैरिज के ऊपर। देन हलाला, यहाँ पे ए है, हलाला मतलब यहाँ पे क्या है कि मुस्लिम मैरिज के अंदर क्या कंसेप्ट था कि अगर जैसे डाइवोर्स हो रहा है, मेल है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, अगर इनमें डाइवोर्स हो रहा है तो अगर वाइफ को री मैरिज करनी है अपने फर्स्ट हस्बैंड के साथ, तो बिफोर मतलब कमिंग इनटू दैट मैरिज उनको हलाला परफॉर्म करना पड़ता था दूसरे किसी इंसान के साथ। मतलब शी हैड टू स्लीप विद अनदर पर्सन, तो उसके बाद ही वो दूसरे जो अपने पुराने हस्बैंड हैं उनसे शादी कर सकती थी। तो इसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाई गई है। फिर इद्दत पीरियड के ऊपर प्रोहिबिशन। इद्दत पीरियड क्या है कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में तलाक होता है तो एक वाइफ जो है कुछ पीरियड, एक टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर वो सेकेंड मैरिज नहीं करेगी या रिलेशनशिप में एंटर नहीं करेगी, ताकि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसके बारे में पता चल जाए, प्रेगनेंसी डिस्क्लोज हो जाए, और जो बच्चा है उसके फादर कौन है इस चीज़ को लेके कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो ये जो मैंडेटरी इद्दत पीरियड होता था, ये एक पीरियड है जो एक वुमेन ऑब्जर्व करती थी, इसको भी आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मैं आपको बता चुकी, मैरिज खत्म होने के बाद, तो इसको भी जो है हटा दिया गया है। नेक्स्ट ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक तो काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो ट्रिपल तलाक के अंदर क्या था कि उनके अंदर क्या है कि 3 बार तलाक बोलने से इंस्टेंट तलाक हो जाता था। तो इसके ऊपर तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ओवर इंडिया ही जो है स्टे लगा रखा है। तो यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर भी इसे प्रोहिबिट करने की बात करी गई है। फिर चाइल्ड मैरिज को कम्प्लीटली प्रोहिबिट करने की बात करी गई है। फिर गर्ल्स के लिए मैरिज ऑल अक्रॉस ऑल रिलीजन के लिए एक यूनिफॉर्म एज लेके आने की बात करी गई है। क्योंकि क्या है
कि हमारे एक देखो 18 ईयर्स हम पढ़ते आ रहे हैं, बट एक पर्सनल लॉज के अंदर ना अलग एज हो सकती है। जैसे मुस्लिम लॉ के अंदर क्या है, एज ऑफ प्यूबर्टी या मतलब जब आप एडल्टहुड में एंटर कर जाते हो तो वो 15 ईयर्स भी हो सकती है। तो इस चीज को भी यूनिफॉर्म किया जा रहा है। देन रजिस्ट्रेशन अब कंपल्सरी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स, तो ये भी मैंडेटरी करा गया। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी इन इनहेरिटेंस एंड मैरिज की बात करी गई है कि इनहेरिटेंस के अंदर, इनहेरिटेंस क्या होता है कि आपको क्या मिल रहा है आपके फादर से। मैरिज के अंदर जेंडर इक्वालिटी की बात करी गई है। और साथ ही आपको याद रखना है कि शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर इसको एग्जेम्प्ट करा गया है, अभी ये एप्लीकेबल शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो ये था उत्तराखंड की कहानी। अब फटाफट से देखते हैं कि एक्चुअल में यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे पूरे भारत के ऊपर क्या इसका जो है कॉन्सिक्वेंस है। तो व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको बता चुकी हूँ। आर्टिकल 44 के अंदर मेंशन है, डीपीएसपीस के अंदर ये मेंशन है कि स्टेट वर्क करेगा एस्टैब्लिश करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन अक्रॉस इंडिया। हाउएवर जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे उन्होंने ये गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन पे छोड़ दिया था कि कब इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो जो गोवा है वो ओनली स्टेट है इंडिया में जहाँ पे यूसीसी है, और यहाँ पे शुरू से ही है। यहाँ पे पोर्तुगीज सिविल कोड था, यहाँ पे आपको पता होगा पोर्तुगल का राज था गोवा के ऊपर, और यहाँ पे पोर्तुगल सिविल कोड फॉलो किया जाता था। 1867 का जो ये कोड था, इसके अंदर शुरू से ही वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो अब ओरिजिन एंड हिस्ट्री की बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो 1835 के अंदर एक रिपोर्ट लाए थे कॉलोनियल इंडिया के अंदर, जिसे यूनिफॉर्म कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ बोला जाता था, जिसमें क्राइम्स, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सबको यूनिफॉर्म मतलब कोडिफाई करने की यूनिफॉर्मली बात करी गई थी। हाउएवर जो लेक्स लॉ की रिपोर्ट थी अक्टूबर 1840 की, उसने सजेस्ट किया कि जो पर्सनल लॉज हैं हिंदूज एंड मुस्लिम्स के, इनको यहाँ से इस कोडिफिकेशन के अंदर हमें नहीं डालना चाहिए, इंक्लूड नहीं करना चाहिए। तो जैसे जैसे ब्रिटिश जो रूल जो है प्रोग्रेस हुआ, बीएन राव की कमेटी बनी 1941 में, उन्होंने हिंदू लॉ को कोडिफाई करना था, जिससे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का बना। तो यहाँ पे इस कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशंस दी उसके बिहाफ पे ही, उसके बेसिस पर ही हिंदू सक्सेशन एक्ट बना। अब आपको आज की बात अगर याद रखनी है तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब हम वर्ड हिंदू यूज करते हैं तो इसके अंदर नॉट ओनली हिंदूज बट सिख्स भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं एंड जैन्स भी आते हैं। तो ये जो चारों हैं ये सब हिंदू वर्ड के अंदर हम इनकी बात करते हैं, और इन चारों रिलीजन्स के लिए जो है एक तरह से कोडिफिकेशन हो चुकी है। तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट, वो सब इन चारों के ऊपर जो है अप्लाई करता है। नेक्स्ट है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या व्यूज थे यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। तो यहाँ पे वोट हुआ था, 5-4 की मेजोरिटी थी, और ये डिसाइड किया गया था सब कमेटी के द्वारा जो फंडामेंटल राइट्स पे बनाई गई थी, जिसे लीड कौन कर रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन गया। तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो कमेटी थी उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे। उनकी ये रिकमेंडेशन थी कि यूसीसी को फंडामेंटल राइट की तरह इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो इन्हें इंक्लूड नहीं किया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये मानना था कि जो यूसीसी है वो डिजायरेबल है, सही है, बट इसको वॉलंटरी बनाओ जब तक जो नेशन है वो इस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हो जाता इसको एक्सेप्ट करने के लिए। लोगों पर थोपना नहीं है इस चीज को, लोगों को प्रिपेयर करना है इस चीज के लिए और फिर इसे लेके आना है। तो जो लॉ कमीशन थी इंडिया की 2018 के अंदर, उन्होंने स्टेट किया था कि अभी की यूनिफॉर्म सिविल कोड ना ही नेसेसरी है ना ही डिजायरेबल है इस स्टेज के ऊपर, और अगर हम इसे लेके आएंगे तो हो सकता है ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए हार्मनी ऑफ नेशन। मतलब हो सकता है कि जो यूनिटी है, जो हार्मनी है इंडिया के अंदर, इसके ऊपर ये काउंटर प्रोडक्टिव जो है मतलब उसकी तरह वर्क करे कि ये हमारे लिए खराब हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। इसने सजेस्ट किया कि रिफॉर्म्स ले आओ पर्सनल लॉ के अंदर, कुछ अमेंडमेंट्स ले आओ, बट रिप्लेस मत करो। अभी रिसेंटली 22nd जो लॉ कमीशन थी इंडिया की, उन्होंने ये कहा है कि आप ओपिनियंस लो, सजेशंस लो जनरल पब्लिक के और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के कि उनके क्या व्यूज हैं, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग जो है इसके ऊपर प्रोसीड करो। फिर बेनिफिट्स क्या है यूसीसी के, देखो इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं, हम आगे चैलेंजेस वगैरह देखेंगे वो भी बहुत सारे हैं। मैं आपके सामने पूरी पिक्चर रख दूंगी, उसके बाद आप अपने व्यूज खुद फॉर्म कीजिए, आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये सही है या गलत है। तो नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेकुलरिज्म, देखो इंडिया सेकुलर कंट्री है, कोई रिलीजन को हम जो है यहाँ पे फेवर नहीं करते हैं, कोई रिलीजन को यहाँ डिसफेवर नहीं करते हैं। तो नेशनल इंटीग्रेशन और सेकुलरिज्म के लिए, सबको इकट्ठा लाने के लिए और सेकुलरिज्म के लिए माना जाता है कि यूसीसी बेनिफिट करेगा। फिर जेंडर जस्टिस एंड इक्वालिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो काफी टाइम तक अगर आपको पता हो तो क्या होता था, इवन हिंदूज के अंदर क्या लॉ था कि जो एक
विमेन थी, फीमेल थी, वो अपने फादर की प्रॉपर्टी सक्सीड नहीं करती थी, या फिर अगर सक्सीड करती थी वो सिर्फ लाइफ टाइम के लिए होता था और उसकी डेथ के बाद वो वापस उन्हीं की फादर की मतलब अपने उनके भाइयों के पास या उनकी फैमिली में वापस चली जाती थी। तो ये जो इनहेरिटेंस थी वो प्रॉपर इनहेरिटेंस जो है, जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। तो ये बाद में अमेंडमेंट्स लाई गई जहाँ पे 2005 के अंदर ये बोला गया कि विमेन भी इक्वली सक्सीड कर सकती हैं अपनी फादर की प्रॉपर्टी का और उनका भी इक्वल राइट है। तो ये सब जो है, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो हर एक रिलीजन में ये जेंडर इक्वालिटी और जस्टिस हो सकती है। फिर सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ द लीगल सिस्टम, कि लीगल सिस्टम के लिए सिंपल हो जाएगा, रैशनलाइज मतलब लॉजिकली उसको हर एक चीज़ को जो है वो कर पाएंगे, कोडिफाई कर पाएंगे लीगल सिस्टम के अंदर। फिर मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म ऑफ आउटडेटेड एग्रेसिव प्रैक्टिसेस। अब कई प्रैक्टिसेस कई रिलीजन के अंदर आज के टाइम में आउटडेटेड हैं या रिग्रेसिव हैं, उनको भी चेंज करने की ज़रूरत है। देखो टाइम के साथ आपको पता है, अगर जो चेंज नहीं होता वो वैसे भी ख़त्म हो जाता है या उसे ख़त्म करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये इसके लिए उन्हें लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो फिर से स्टडी किया जाएगा और आउटडेटेड चीज़ें जो आज के टाइम में खराब कर रही हैं या गलत है उन्हें निकाला जा सकता है। फिर लॉज जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे लीगल एफिशिएंसी के लिए। यहाँ से ग्लोबल सक्सेस स्टोरीज भी बहुत देखी गई, जैसे फ्रांस के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हुआ है और भी कंट्रीज हैं जहाँ इंप्लीमेंट हुआ है। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक साइन है कि प्रोग्रेसिव नेशन है हमारा, मतलब अब हम कास्ट और रिलीजियस पॉलिटिक्स से ऊपर उठ चुके हैं और एक यूनिफॉर्मिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये थे बेनिफिट्स। नेक्स्ट देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड के। तो देखो एक तरह से जो माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर ये थ्रेट है। ऑब्वियसली देखो कोई रिलीजन्स हैं, उनकी अपनी अपनी कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, अब हम उन सबको कोडिफाई कर देंगे तो माइनॉरिटी के राइट्स के ऊपर तो थ्रेट है। क्या होगा, देखो अगर हम कोई भी लॉ बनाएंगे तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी है, वोटिंग होंगी या कुछ भी व्यूज लिए जाएंगे। मेजोरिटी कहीं ना कहीं आपको भी पता है, सबको पता है कि मेजोरिटी के जो व्यूज हैं वो प्रिवेल करने वाले हैं। तो वहां पे क्या होगा, जो कम है नंबर के अंदर माइनॉरिटी हैं, उनके राइट्स को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जाएगा। फिर बहुत ज्यादा जो जुडिशियल बैकलॉग है, अगर यहाँ पे पर्सनल लॉज के अंदर रिफॉर्म आ जाते हैं तो जो भी पुराने केसेस चल रहे हैं उसके अंदर और भी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और भी ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा उन सबको हार्मोनाइज करने के लिए। तो पुराने बैकलॉग हो गया या इनफैक्ट आगे के लिए भी बहुत ज़्यादा काम जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। फिर इनफैक्ट अगर गोवा की बात करें जहाँ पे ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वहाँ बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज देखी गई हैं। गोवा के अंदर देखो आप देखो पॉलीगैमी हिंदूज के लिए कहीं जगह परमिटेड है, फिर शरीयत एक्ट मुस्लिम्स तक नहीं जा रहा है, उनको पोर्तुगीज या शास्त्रिक लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न किया जा रहा है, या कैथलिक्स जो है उनको सर्टन प्रिविलेजेस दी गई हैं, जैसे उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं करनी पड़ती मैरिज की, या जो कैथलिक प्रीस्ट हैं वो मैरिज को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं वहां पे गोवा के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलती हैं। तो चैलेंजेस क्या है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। अब देखो पर्सनल लॉज जो हैं वो कोडिफाइड नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कहीं एक जगह इकट्ठे नहीं करे गए हैं, उन्हें लिखा नहीं गया है, कहीं तो सिर्फ ऑरल है या उनके रिटर्न, कहीं हैं जिनके रिटर्न सोर्सेज भी हैं बट कहीं सिर्फ ऑरल ही हैं और एम्बिगुअस है या कॉन्ट्राडिक्टरी है, उन्हें नॉर्मली ऐसे समझना इतना आसान नहीं है। तो बड़ा चैलेंज होने वाला है कि पहले आप उन्हें इकट्ठा करें, समझें, जो एम्बिग्यूटी है उसे खत्म करें, कोई कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, तो एक यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन लेके आनी पड़ेगी। तो ये सब बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। फिर माइनॉरिटी ग्रुप्स को आप हमने पहले भी पढ़ा कि उन्हें खतरा है, थ्रेट है उनके राइट्स के लिए, तो उन्हें ऐसा लग सकता है कि मेजॉरिटेरियन व्यूज या होमोजेनस लॉ हमारे ऊपर जो है इम्पोज कर रहे हैं और हमारी आइडेंटिटी, हमारी डाइवर्सिटी खत्म कर रहे हैं। वो ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो 25 आर्टिकल 25 है हमारा, जब फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की बात करी गई है कि ये इसके अगेंस्ट जा रहा है। फिर लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस, अभी हमारे जो यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं उनके अंदर भी प्रॉपर विल नहीं है, कंसेंसस नहीं बना है कि कैसे इसे जो है प्रोसीड करना है। फिर ऑब्वियसली कम्युनल टेंशन आ सकती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, रिलीजन के नाम पे लड़ाइयाँ हो सकती हैं, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एंड कॉम्प्लेक्सिटीज भी बहुत है, बहुत ज़्यादा लेंथी स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत लोगों के पास जाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, खर्चा भी बहुत होगा, टाइम भी बहुत लगेगा। तो फटाफट से इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस लॉस भी देख लेते हैं। अगर आप मेंस या इंटरव्यू वहां पे आप इस चीज को जो है मेंशन कर सकते हो, तो देखो शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान का केस आया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो मुस्लिम विमेन है
वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं अपने हस्बैंड से अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, और इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इद्दत पीरियड हम देख चुके हैं क्या है। तो यहाँ पे मेंटेनेंस की बात करी गई थी, पहले नहीं मिलती थी, बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर ये ले सकते हो, क्योंकि मुस्लिम लॉ जो है वो परमिट नहीं करता है। और इन्होंने ये भी बोला था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उससे ये सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। फिर सल्ला मुद्गिल केस था यूनियन ऑफ इंडिया का। यहाँ पे क्या हुआ था कि हिंदू हस्बैंड कन्वर्ट हो जाता है इस्लाम के अंदर मैरी करने के लिए अनदर वुमेन को, बिना पहली मैरिज को खत्म करे। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, ये फ्रॉडुलेंट जो कन्वर्जन्स हो रही हैं शादियां करने के लिए दूसरी, ये चीज नहीं अलाउ करता है लॉ। फिर शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था, वायलेटिव बोल दिया था डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑफ मुस्लिम वुमेन को, ठीक है। और इन्होंने रेकमेंड किया था कि पार्लियामेंट को एनैक्ट करना चाहिए लॉ जिससे जो मुस्लिम मैरिज है एंड डिवोर्सेस हैं उसे रेगुलेट किया जा सके। तो ये थे इंपॉर्टेंट केसेस। तो वे फॉरवर्ड क्या है, देखो अगर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है तो प्रॉपर डिस्कशन हो, डेलिब्रेशन हो, हर एक स्टेक होल्डर्स के साथ, माइनॉरिटीज के साथ स्पेशली उनको कंसिडरेशन में लिया जाए, उनकी बात सुनी जाए, प्रॉपरली सुनी जाए। यूसीसी जो है इंडिया का मल्टी कल्चरलिज्म और उसकी डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करे। देखो हमारी कंट्री को यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोला जाता है, तो बहुत जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस चीज को हार्म ना करें, हैम्पर ना करें, हमारी मल्टी कल्चरिज्म, हमारी डाइवर्सिटी, हम सब कुछ रिफ्लेक्ट करे। और जो लॉ कमीशन है वो भी एम करे कि वो सारी एलिमिनेट कर दें उन सारी प्रैक्टिसेस को जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। देखो ट्रिपल तलाक था या हलाला था, ये थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस जो हैं काफी टाइम से कोर्ट्स ने भी बोला या मुद्दे उठ रहे थे, तो इनको एलिमिनेट करा जा सकता है। बट हाँ वही कि हर एक चीज को ब्लाइंडली नहीं, प्रॉपर डिस्कशन हो हर एक स्टेक होल्डर के साथ, क्योंकि रिलीजन जो है एक पर्सनल मैटर है और बहुत इंडिया जैसी कंट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। तो इसके ऊपर बहुत प्रिकॉशंस लेके ही जो है ट्रेड अपॉन किया जाए इस बात के ऊपर। तो लेट्स सी क्या होता है। तो ये थी पूरी वीडियो हमारी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। आई होप आपको पूरा जो है ये क्लियर हो गया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शंस में ज़रूर लीव करें। फिर से बोलूँगी कि वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे और कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे, आप भी हमें थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।